अमीर वर्सेस गरीब दोस्त। रामनगर गांव में शिवा रहता है। शिवा को घूमने का बहुत शौक है। वो कभी यहाँ कभी वहाँ घूमता रहता है। उसको एक जगह रुके रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। शिवा बहुत दिनों से घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था। मैं अकेले पड़े पड़े परेशान हो गया हूँ। आज अपने बचपन के दोस्त मोहित से मिलकर आता हूँ। मोहित से मिले बिना बहुत दिन हो गए हैं। शिवा तैयार होकर शहर के लिए रवाना हो गया। कुछ ही घंटे बाद शिवा मोहित के शहर पहुँच गया और रेलवे स्टेशन जाकर उसने मोहित को कॉल किया। हेलो मोहित भाई, मैं आ गया हूँ। मैंने तुझे कहाँ बुलाया था जो तू आ गया है? भाई मैं तुझसे मिलने आया हूँ और अभी रेलवे स्टेशन पर हूँ। अच्छा तू वहीं इंतजार कर, मैं आ रहा हूँ। फोन कटते ही मोहित खुशी खुशी अपनी कार लेकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। शिवा रेलवे स्टेशन पर अकेले इधर उधर टहल रहा था। वो एकांत से भी कुछ सीख रहा था। तभी वहाँ मोहित पहुँच गया। दोनों दोस्त गले लगे और बातें करने लगे। अरे अब रेलवे स्टेशन पर ही बातें करेगा या घर लेकर भी चलेगा? भाई घर ले जाने के लिए ही मैं आया हूँ। चल अब जल्दी से घर चलते हैं। मोहित के पास एक अच्छी और महंगी कार है। मोहित ने ऐसी कई कार खरीदी हुई हैं। शिवा, आज तुझे मेरे पास आने का आइडिया कहाँ से आया? तुझे तो पता है कि मुझे घूमने का कितना शौक है। बैठे बैठे तेरी याद आई और मैं तेरे पास आ गया। अच्छा ये बता कि तू अभी भी लोकल ट्रेन में सफर करता है? हाँ मुझे अच्छा लगता है। अगर तुझे घूमने का शौक है तो तेरे पास फिर गाड़ी क्यों नहीं है? तू तो मेरी हालत जानता ही है, इसीलिए मैं ट्रेन बस से ही सफर कर लेता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदना मुश्किल है। मैंने मुश्किल काम को आसान किया है और मेरे पास 5 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। मेरे पास बाइक्स भी हैं। मैं तेरी तरक्की देखकर वैसे भी बहुत खुश हूँ। अभी तूने कुछ भी नहीं देखा है। तरक्की तुझे घर चलकर दिखेगी। एक बड़ी और महंगी सोसाइटी में फ्लैट है मेरा, जो मैंने खुद कमा कर लिया है। यार तू पैसे की बात मत कर। दोस्त की तरक्की देखकर तू शायद चिढ़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने दोस्त की तरक्की पर बहुत खुश हूँ। हाँ दिख गया कि तू कितना खुश है। नहीं तू गलत समझ रहा है। मैं अपने दोस्त को देखकर क्यों दुखी होऊंगा? अच्छा चल ठीक है, अब घर आने वाला है। अब देखना कि कितनी बड़ी सोसाइटी है वो जिस जगह मैंने फ्लैट लिया है। तू वहाँ फ्लैट लेने की सोच भी नहीं सकता है। भाई तू अब तुलना करना छोड़ दे, इससे कुछ नहीं होगा। तू गलत समझ रहा है। मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूँ। ऐसे मत समझ कि मैं तुझे कुछ बोल रहा हूँ। मैं तुझे कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि तू मेरा दोस्त है। कुछ देर में आसमान को छूती हुई बिल्डिंग आ गई, जिसको देखकर मोहित का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये देख शिवा, तेरे भाई का फ्लैट इस बिल्डिंग में है। पूरे 1 करोड़ का खरीदा है। वाह यार ये बहुत अच्छी जगह है। मोहित शिवा को अपने घर ले गया। देख शिवा, ये मेरे महंगे वाला सोफा है जो मैं हर साल बदलता रहता हूँ। सही है। वैसे भी तुझे सोफे के बारे में कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि तू गांव में रहता है। वैसे शिवा, इतने महंगे सोफे तूने कभी देखे थे क्या? नहीं भाई, आज यहाँ आकर ही देखे हैं। चल बैठ और बता क्या पिएगा? पानी। अब तो तू बड़ा हो गया है, अब तुझे ड्रिंक करनी चाहिए। ओह सॉरी, मैं भूल गया। अच्छी वाले ड्रिंक करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। हाँ भाई, मेरे पास पैसे नहीं है। आज तू यहाँ जी भर का ड्रिंक कर सकता है। नहीं भाई, मैं नहीं पी सकता। मेरे पास आईफोन है, ब्रांडेड शूज है, ब्रांडेड कपड़े हैं। मेरे पास सारी चीजें ब्रांडेड हैं। हाँ भाई, अच्छी बात है। अब तू अपने हालचाल भी बता या सिर्फ यही सब बताता रहेगा? आज मेरे पास सब कुछ है, यही मेरे हालचाल है, लेकिन तू ये नहीं सुन पा रहा है। मैं तुझे बताना भूल गया, आज मेरा दोस्त रवि भी आ रहा है। जब तू उससे मिलेगा तब देखना कि वो कितना अच्छा है। रवि भी बहुत अमीर है। तू सबके बारे में बता रहा है, लेकिन रिया के बारे में नहीं बताया तूने। आजकल रिया कहाँ है? मैंने रिया से शादी नहीं की, लेकिन तुम दोनों तो सीरियस थे ना? हाँ, लेकिन उसके पापा के पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उससे शादी नहीं की। अब मेरी रवि की बहन से बात चल रही है। तू इतना अमीर है फिर भी तुझे दहेज की जरूरत है? भाई दहेज की बात नहीं है, बल्कि बराबरी की बात है। जो गरीब है उनसे मैं रिश्ता कैसे जोड़ सकता हूँ? हाँ भाई, तू सच कह रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। फिर तुझे मेरे साथ भी शर्म आती होगी। अरे पागल है क्या तू? ये कैसी बातें कर रहा है? मुझे तेरे साथ शर्म क्यों आएगी भला? मोहित ने एक बार फिर से शिवा को गले लगा लिया। दोनों खाना खाकर सो गए। शाम को उसका दोस्त रवि भी आ गया। रवि और मोहित गले लगे। दोनों मिलते ही पैसों की बातें करने लगे और ड्रिंक्स करनी शुरू कर दी। शिवा चुपचाप बैठे इन्हें देख रहा था। रवि के हाथ में एक पेपर था। मोहित, इस पेपर पर तेरे साइन चाहिए। मैं तेरे लिए पेपर्स पर साइन करके ढेर लगा सकता हूँ। तू तो मेरा दोस्त है। हाँ भाई, एक बार इसे पढ़कर साइन कर दीजिए। मुझे मेरे दोस्त पर विश्वास है, मैं ऐसे ही साइन कर दूंगा। मोहित नशे में था। उसने उस कागज पर साइन कर दिए। रवि मोहित को छत पर ले गया और नीचे गिरा दिया। शिवा ने मोहित को बचाने की कोशिश की। तब तक मोहित बिल्डिंग से नीचे गिर चुका था। शिवा लिफ्ट से नीचे गया और मोहित को उठाकर हॉस्पिटल ले गया। ऊंचाई से गिरने के कारण मोहित की हालत बहुत खराब हो गई थी। शिवा ने अपने 10 लाख रुपए खर्च करके मोहित की जान बचाई।
मोहित को ठीक होने में पूरा 1 महीना लग गया। 1 महीने बाद मोहित के हाथ पैर टूट चुके थे। उसने व्हील चेयर का सहारा ले लिया था। मोहित अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि वो अपने आसपास सिर्फ शिवा को ही देख रहा था। रवि उसे दिखाई नहीं दे रहा था। शिवा मेरे दोस्त, तू मेरा भाई है, मुझे माफ कर दो। तू बेशक गरीब है लेकिन दिल का बहुत अमीर है। मुझे डॉक्टर ने बताया कि सारा खर्चा तूने किया है। तू मेरा दोस्त है, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ भाई, अमीरी और गरीबी देखकर दोस्ती नहीं की जाती है। रवि ने मेरी सारी प्रॉपर्टी और पैसे अपने नाम करा लिए हैं। अब मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। फिक्र मत कर दोस्त, अभी तू बचा है ना, बाकी सब मैं ठीक कर दूंगा। हाँ भाई, लेकिन तू रवि को कैसे सबक सिखाएगा? तू आज का अखबार पढ़, मैं IPS ऑफिसर बन गया हूँ। अब मैं रवि और रवि जैसे लोगों को सलाखों के पीछे डाल दूंगा। भाई मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है। नहीं भाई, अब तू माफी मत मांग। मुझे मेरी गरीबी का एहसास होना भी बहुत जरूरी था। लेकिन एक बात कहूँ, गरीब लोग नफरत के नहीं बल्कि प्यार के काबिल होते हैं। भाई मैं अब बर्बाद हो चुका हूँ, मैं अब गरीब हो चुका हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। तू गरीब हो गया है लेकिन तेरी सोच अभी भी नहीं बदली। तू अभी भी गरीब लोगों को ऐसे ही देख रहा है। हाँ तू सही कह रहा है, अब से मैं ऐसे कभी नहीं सोचूंगा। अब मैं तेरा सारा ध्यान रखूंगा। तुझे काम करने की या ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। शिवा ने मोहित की जिम्मेदारी उठा ली और उसने अपने साथ रखने लगा। शिवा मोहित का बहुत ध्यान रखता था। कुछ महीनों बाद मोहित ठीक हो गया। फिर उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। वो अब बिल्कुल भी घमंडी नहीं था। मोहित अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा गरीबों के उद्धार पर हर महीने खर्च करता था। अब दोनों दोस्त अपने अपने कार्य क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रहे थे। जहां अमीरी गरीबी आए वहां दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्त पैसे से नहीं दिल का अमीर होना चाहिए। एक गांव में दिनेश अपने परिवार के साथ रहता है। वो पशुपालन का काम करता है। उसकी पत्नी मंजू और बेटी कीर्ति भी पशुपालन में उसकी मदद करती हैं। तीनों मिलकर खुशी खुशी रहते हैं। दिनेश की एक छोटी बहन लक्ष्मी भी है, लेकिन दिनेश उसके घर नहीं जाता क्योंकि लक्ष्मी के एक पैर नहीं है। इसलिए उसने अपनी बहन की शादी एक अधिक उम्र वाले व्यक्ति से की थी और बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद लक्ष्मी अपनी 15 साल की बेटी दिव्या के साथ अपने भाई दिनेश के घर आ गई। भैया, आप तो मेरी हालत जानते ही हो। अब मैं अपाहिज अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी, इसलिए मैं आपके पास चली आई। हाँ हाँ, तुम्हें यहीं आना था, कहीं और जगह नहीं थी क्या? मैंने एक बार जैसे तैसे शादी करा दी, लेकिन अब तुम्हें अपने घर नहीं रखूंगा। भैया मुझ पर दया करो, मैं अभागिन अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊं? मुझे क्या पता कि कहाँ जाओगी, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। तभी अंदर से उसकी भाभी मंजू आ गई। मुंह उठाकर आ जाती है जैसे इनके बाप का घर हो। अब क्या करूं, इन्हें घर में आने दूं या नहीं? इन्हें घर में बुला लेते हैं। इन्हें घर में रखकर फालतू के खर्चे ही बढ़ेंगे। मैं अब काम नहीं कर पाती हूँ, इससे अच्छा ये दोनों घर का काम करती रहेंगी और बदले में इन्हें 2 रोटी और सोने के लिए एक छत मिल जाएगी। हाँ ठीक है, फिर इन्हें घर में रख लेते हैं। आज मुझे अपने घर में इतना सोचना पड़ रहा है। आज मैं अपने घर में भी नौकरानी की तरह रहूंगी, लेकिन मुझे अपनी बेटी के लिए रहना होगा। मैं अपनी जवान बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? इससे अच्छा है कि मैं भाई और भाभी के घर में ही नौकरानी बनकर रह लेती हूँ। अब इतना क्या सोच रही है? सामान अंदर रखो और काम पर लग जाओ। 2 वक्त का खाना तुम्हें मिल ही जाएगा। हाँ, हम तुम्हें सिर ढकने के लिए छत दे रहे हैं, तुम्हें इस बात का एहसान मानना चाहिए। हाँ भाभी, आपका एहसान मान रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप दोनों मुझे शरण नहीं देते तो मैं कहाँ जाती। मैं आपका सारा काम करूंगी और शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। हाँ हाँ, बस फिल्मी बातें बहुत हो गई। लक्ष्मी अपनी बेटी दिव्या के साथ अपने भाई के घर रहने लगी। वो दोनों पहले घर का काम करती और उसके बाद खेत का सारा काम समेटती। मंजू और उसकी बेटी कीर्ति ने काम करना बंद कर दिया था। अब सारा काम अपाहिज लक्ष्मी और उसकी बेटी दिव्या ही करती थी। लक्ष्मी बैसाखी की मदद से खड़े होकर वाइपर से पोछा लगा देती थी, लेकिन कुछ मिट्टी पीछे छूट जाती और घर में गंदगी रह जाना कीर्ति को पसंद नहीं आया, इसलिए वो भड़क गई। ए लक्ष्मी, तू ये कैसे काम कर रही है? यहाँ पर बहुत मिट्टी छूट गई है, इसको ढंग से साफ करो। बेटा, मैंने इसे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं इसे हटा नहीं पा रही हूँ। जब तुमको काम करना नहीं आता तो करते क्यों हो? बेटा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं खड़े होकर ठीक से काम नहीं कर पाती हूँ। ये घर अच्छे से साफ हो जाना चाहिए, वरना मैं तुम दोनों को आज का खाना नहीं दूंगी। तभी वहाँ दिव्या भी आ गई।
कीर्ति दीदी, आप मेरी माँ से ऐसे बात मत कीजिए। हाँ, तेरी माँ तो कलेक्टर नहीं है जो मैं इसे कुछ ना कहूँ। दीदी, आप पहले से ही मेरी माँ से इतनी बदतमीजी कर रही हो, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। चलो फिर यहाँ से बाहर भाग जाओ, अगर यहाँ रहना है तो काम करना होगा। ठीक है, मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन आपकी नहीं सुनूंगी। नहीं दिव्या, दीदी बड़ी है, बड़ों से ऐसे बात नहीं कर सकते। माँ, लेकिन ये भी तो आपसे ऐसे बात कर रही है। वो बड़ी है। दिव्या, तुम कीर्ति से माफी मांग लो। दिव्या ने माँ के कहने पर कीर्ति से माफी मांग ली, लेकिन कीर्ति बहुत घमंडी हो चुकी थी। मैं माफ कर सकती हूँ, लेकिन लक्ष्मी को इस घर की सफाई करनी होगी। मैं सारी सफाई कर दूंगी, लेकिन मेरी माँ से कुछ मत कहो। नहीं, यहाँ की सफाई लक्ष्मी को ही करनी होगी। तुम तभी इस घर में रह सकती हो, वरना तुमको यहाँ से जाना होगा। अब बहुत हो गया, हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। हम यहाँ से अलग कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे, लेकिन इनके यहाँ नहीं रुकेंगे। दिव्या अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली गई। कीर्ति की माँ मंजू भी यह देख रही थी। तूने ये अच्छा किया, एक बला चांद से टली, लेकिन अब सारा काम खुद से करना होगा। हाँ, लेकिन हमारे खाने का खर्चा बच गया। मैं उन्हें यहाँ इसलिए रखना चाहती थी ताकि हमें ये घर ना देना पड़े। ये हमारा घर है, हम ये घर क्यों देंगे? मैं तुझे सारा सच बताती हूँ। कैसा सच माँ? ये हमारा घर नहीं और लक्ष्मी तेरी सगी बुआ नहीं है। माँ, फिर ये हमारे घर आकर क्यों रह रही है? क्योंकि ये इनका ही घर है। ये कैसे हो सकता है? ये हमारी दूर की रिश्तेदार है। हमने इनकी देखभाल का जिम्मा लिया और शादी कर दी। लक्ष्मी की सारी प्रॉपर्टी हमें मिल गई। माँ, ये अच्छा काम किया। अब वो गई तो जाने दो, उनको वापस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। कीर्ति और मंजू बहुत खुश हुए। दिव्या और लक्ष्मी भी वहाँ से चले गए। वो दोनों माँ बेटी रास्ते में चले जा रहे थे, तभी उन्हें एक स्कूल दिखाई दिया और उसके पास एक बड़ा पेड़, उसके नीचे एक कुआं था। माँ, कुछ समय यहाँ बैठकर आराम करते हैं। हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। हाँ माँ, अब हमें आगे जाने का सोचना होगा कि हमें आगे कहाँ जाना है। जब वहाँ से आ ही गए हैं तो अब कोई काम शुरू करेंगे। मेरे पास कुछ पैसे भी हैं जिनसे हम अपना कोई काम कर सकते हैं। हाँ माँ, अब हम किसी पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, हमें खुद से ही कुछ करना होगा। वैसे भी इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, हम उनसे क्या काम कर सकते हैं? माँ, यहाँ स्कूल है और मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। दिव्या अपना आइडिया अपनी माँ के सामने रखती है। उसकी माँ को उसका आइडिया पसंद आ जाता है और दोनों माँ बेटी स्कूल के बाहर छोले बेचने का काम शुरू कर लेते हैं। धीरे धीरे बच्चे भी उनके पास आने लगे और उनके छोले का काम चल पड़ा। हमने सही समय पर फैसला लेकर बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। हाँ माँ, देखो, हम किसी पर अब निर्भर नहीं हैं। मैं सोच रही हूँ कि जल्द ही इस काम को बढ़ाया जाए, उसके बाद हम अपना घर भी खरीद लेंगे। हमें घर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों माँ, हम कहाँ रहेंगे? दिनेश भैया के पास जो घर है वो मेरा ही है। माँ, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं? अच्छा, हमारी बिल्ली हम ही को घूर रही थी। अब इन्हें मैं सबक सिखाऊंगी। हाँ, सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों में छोले का काम अच्छा चल निकला और उन्होंने खूब पैसे कमाए और स्कूल के बाहर एक बड़ी दुकान खोल ली। एक दिन दिव्या ने वकील को बुलाया और प्रॉपर्टी के कागज लेकर दिनेश के घर पहुंच गई। प्रिय मामा जी, मामी जी और दीदी जी, ये घर हमारा था और हमारा है। आप खुद यहाँ से जाएंगे या कानून के द्वारा बाहर जाओगे? दिव्या बेटा, हमने तुम्हें इस घर में रखा था, लेकिन तुम वकील को लेकर यहाँ आई हो। मैं तुम्हारा मामा हूँ। मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना है। आप जाइए या मैं वकील साहब की मदद लूं। हमें माफ कर दो बेटा, हमसे गलती हो गई। अब तुम इस घर में रहो और हमें भी रहने दो। हाँ बेटा, हमसे गलती हो गई, हमें घर से बाहर मत निकालो। हमें इस घर में नौकर बनकर रह लेंगे। हाँ बेटा। दिव्या, तुम मुझसे छोटी हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। अगर तुमने मेरी बेइज्जती की होती तो मैं मान लेती, लेकिन तुमने मेरी माँ को दुख पहुँचाया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। दिव्या ने दिनेश के परिवार को घर से निकाल दिया और अपनी माँ को घर में ले आई। उनका छोले का ठेला भी अब अच्छा चल रहा था। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगी। ये कहानी है नीतू, कमलेश, राजू और सुनीता की, जो कि हमें एक अच्छी सीख आज देने वाली है। नीतू के 2 बेटे कमलेश और राजू थे। राजू कमलेश से 3 साल छोटा था और कमलेश अब 25 साल का हो चुका था। वो जिस कंपनी में काम किया करता था, वहाँ पर एक लड़की काम करती थी जिसका नाम सुनीता था। कमलेश को उससे प्यार हो गया था और वो जल्दी उससे शादी रचाने वाला था। जहाँ सुनीता का रंग काफी गोरा था, वहीं नीतू का रंग काला था। अच्छा बेटा, तुझे जो लड़की पसंद है
हम उसी से तेरी शादी करवाएंगे। तू चिंता मत कर, हमें पता है कि तेरी पसंद गलत नहीं होगी। मैं तो बहुत खुश हूँ भैया, भाभी आने वाली है। अब माँ के ऊपर से भी काम का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। बस तुम दोनों खुश रहो, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है बेटा। तो कुछ महीने बाद सुनीता की शादी कमलेश से हो जाती है। उनका परिवार काफी खुश था। सुनीता काफी सुंदर और लंबी थी, पर मोहल्ले में उसकी जैसी सुंदर औरत कोई और नहीं थी। कुछ दिन तक तो उसने घर का सारा काम अच्छे से किया, लेकिन 2 महीने बाद उसका बोलने का ढंग बिल्कुल बदल गया था। तो एक दिन जब कमलेश ऑफिस से घर आता है तो वो देखता है कि सुनीता आराम से बिस्तर में लेटी हुई थी और फोन में किसी से बात कर रही थी, और दूसरी तरफ उसकी माँ सभी के लिए खाना पका रही थी। अरे सुनीता, ये क्या, माँ खाना पका रही है और तुम बैठी हुई हो? अरे नहीं नहीं बेटा, वो क्या है ना, बहू अभी अपनी सहेली के घर से आई है तो थक गई है, इसलिए वो आराम कर रही है। सब लोग जब देखो मुझे ही डांटते रहते हैं। मैं इस घर की नौकरानी तो नहीं हूँ, जब देखो आप तो बस अपनी मम्मी की ही तारीफ करते हैं। चुप हो जाओ, ऐसे कैसे बोल रही हो तुम? वो तुम्हारी सास है, और कोई ऐसे बात करता है क्या भला अपनी सास से? और सुनीता रोते हुए कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुनीता कमलेश से झगड़ा करती है और कहती है कि वो अब कभी इस घर में नहीं आएगी। कमलेश काफी गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि उसके घर वाले उसकी बीवी और उसको अलग करने में लगे हुए हैं, और सुनीता भी उसे काफी भड़का देती है। तुम्हारी माँ देखने में काली है और दिल की भी काली है। जब भी आप ऑफिस से आते हो तो काम करने का नाटक करने लगती है। और कमरे के बाहर राजू और नीतू उन दोनों की बातें सुन लेता है। राजू, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो बहू ऐसे बोल रही है? अभी मैं सबक सिखाता हूँ भाभी को, वो कैसे बोल सकती है इस तरह? बेटा तुम अब ज्यादा कुछ मत बोलो, नहीं तो बात और भी बिगड़ जाएगी। और दोनों चुपचाप अपने कमरे में सोने को चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुनीता बहुत ज्यादा खुश थी। अरे क्या बात है सुनीता, तुम बहुत खुश लग रही हो, हमें भी बताओ। हाँ बेटा, हमें भी बताओ, क्या बात है? अरे कमलेश, पता है मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे भाभी, वाकई में? ये तो बहुत खुशी की बात है। परिवार में सभी लोग खुश थे क्योंकि अब घर में नन्हा मेहमान आने वाला था। जब कमलेश ऑफिस के लिए निकल जाता है और राजू कॉलेज चला जाता है तो सुनीता फिर से गलत तरीके से नीतू से बात करती है। ऐसा है माँ, आपका रंग काला है, आप मुझे ज्यादा मत छुइएगा और दूर भी रहना, नहीं तो बाद में पता चले कि कहीं मेरा बेटा भी काला पैदा होगा। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ दिन के लिए अपनी छोटी बहन के यहाँ चली जाए। बेटा सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सब बातें मत कहो। नीतू को इस बात से बहुत दुख होता है और वो उसी दिन अपनी छोटी बहन के घर में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सुनीता अपनी छोटी बहन सुमन को कॉल करके अपने घर में बुला लेती है। शाम को जब कमलेश घर आता है तो घर पर माँ को न देखकर पूछता है, सुनिए जी, मम्मी का यहाँ पर मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपनी छोटी बहन के घर चली गई है, ठीक है? अच्छा ठीक है, माँ तो बिना बताए चली गई। देखो, बच्चे की भी परवाह नहीं होने बिल्कुल, उन्हें तो यहाँ रुकना चाहिए था तुम्हारी देखभाल के लिए। अब क्या करे, आपकी मम्मी है ही ऐसी। देखते ही देखते 9 महीने बाद सुनीता का एक प्यारा सा लड़का होता है जो कि गोरा और बहुत प्यारा था, जिसका नाम कृष्णा रखा गया था। कृष्णा जब 2 साल का हुआ तो उसे एक बीमारी हो गई जिसमें उसकी एक किडनी खराब हो गई थी और उसे किडनी की जरूरत थी। और दूसरी तरफ सुनीता का तो रो रो के हाल ही खराब था। तभी डॉक्टर साहिबा वहाँ आती है और सुनीता से कहती है, देखिए हमें किडनी की जरूरत है, बच्चे की हालत बहुत नाजुक है और जल्द ही किडनी की जरूरत है। आपकी सासू माँ और आपकी छोटी बहन सुमन से किडनी बिल्कुल मैच कर रहा है, इन दोनों में से कोई भी अपनी किडनी डोनेट कर सकता है। नीतू ये सारी बातें सुन लेती है और किडनी डोनेट करने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। राजू और कमलेश मना करते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानती। देखो, अगर तुम लोग मुझे मना करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मुझे अपने पोते को बचाने दो। और वो वहाँ से डॉक्टर के पास चली जाती है। मैं अपनी माँ के बारे में कितना गलत सोचता था, मैं कितना बुरा बेटा हूँ। भैया, मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन आपने भी तो मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। आप तो बस भाभी की सुंदरता और गोरेपन में खो गए थे। आपको पता भी है कि जब आप घर में नहीं होते थे तो भाभी कितना भला बुरा मम्मी को कहती थी, यहाँ तक कि वो उनके रंग को लेकर भी बार बार उनका मजाक उड़ाया करती थी। फिर भी मम्मी आपसे कभी शिकायत नहीं करती थी। और पीछे से ये सब बातें सुनीता भी सुन रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि वो जिस औरत को काली और बदसूरत कहती है, वही औरत आज उसके बेटे को बचाने के लिए आतुर थी।
अरे सुनीता जी, टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त है। ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। कुछ दिनों बाद आप अपने बेटे को अपने घर ले जा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। कुछ दिन बाद सभी लोग घर आ जाते हैं और सुनीता अपनी गलती के लिए सासू माँ से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं बहुत गलत थी। इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं बल्कि उसके दिल से और काम से होती है। अरे बेटा, तू तो नासमझ थी, तू तो बच्ची है, तू तो गलती करेगी ही ना, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। ये जवाब सुनकर सुनीता जोर जोर से रोने लगती है। ऐसे ही 7 महीने खुशी खुशी बीत जाते हैं और 7 महीने बाद अचानक से नीतू की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। घर में बिल्कुल मातम छा गया था, लेकिन उसकी वजह से उनके पोते कृष्ण की जान बच गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी की खूबसूरती या रंग को देखकर उसके व्यवहार के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए और ना ही कभी अपनी खूबसूरती और रंग पर घमंड करना चाहिए। बड़े शहर का एक हिस्सा 2 वर्गों में बटा है, जहाँ एक समान दिखने वाले मनुष्य भी 2 वर्गों में बटे हैं। शहर में एक तरफ आसमान को छूती इमारतें हैं, जिनमें अमीर लोग रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ इमारतों से बहते गंदे नालों के पास गरीब लोगों की बस्ती है। हाँ यार, ये वही झुग्गी झोपड़ी है जिनमें 5 साल में चुनाव के समय ही त्योहार होता है। बाकी समय ये लोग 2 वक्त की रोटी कमाने में निकाल देते हैं। आइए हम आज आपको ऐसी ही एक झोपड़ी में ले चलते हैं, जहाँ चंद्रकांता अपने 2 बच्चों मोहन और महक के साथ रहती है। चंद्रकांता सुबह सुबह अपने बच्चों के लिए खाना बनाकर काम पर जाने के लिए तैयार हुई। माँ, आप कब आओगी? हाँ माँ, आप जल्दी आया करो, भाई मुझे बहुत परेशान करता है। माँ, मैं कुछ नहीं कहता, महक ही मुझे परेशान करती है। अब तुम दोनों लड़ाई झगड़े बंद करो, मैं काम पर जाने के लिए लेट हो रही हूँ। माँ, हमें भी आपके साथ जाना है। बच्चों, वहाँ पर तुम्हें ले जाना संभव नहीं है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जा सकती हूँ। माँ, यहाँ हमारा मन नहीं लगता है, आप हमें भी स्कूल भेज दिया करो। मैंने तुम्हारी सरकारी स्कूल में बात की है, मैं तुम्हें वहाँ भेज दिया करूँगी। इतना सुनकर मोहन और महक दोनों बहुत खुश हो गए। मोहन और महक खुशी से नाचने लगे। चंद्रकांता ने उनका एडमिशन करा दिया। चंद्रकांता बिना कुछ बोले काम पर चली गई। चंद्रकांता सोसाइटी में रहने वाली अवंतिका के घर में काम करती है। अवंतिका ऑफिस जाती है। अवंतिका के ऑफिस से लौट आने पर चंद्रकांता उसके बेटे रौनक को संभालती है। रौनक अभी 3 साल का है। चंद्रकांता उसका सारा ध्यान रखती है। रौनक भी चंद्रकांता को अपनी माँ मानता है। चंद्रकांता, आजकल तुम रौनक का अच्छे से ध्यान नहीं रख रही हो। रौनक बहुत कमजोर होता जा रहा है। रौनक बाबा बहुत शैतान हो गए हैं, खाना छोड़कर भागते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं तुम्हें पैसे किस बात की देती हूँ? रौनक को खाना खिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं कुछ नहीं जानती, तुम सिर्फ अच्छे से ध्यान रखो। जी मैम, मैं अच्छे से ध्यान रखती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे बेटे के लिए खाने को तुम कुछ नहीं देती हो और सारी चीजें बचा कर ले जाती हो? तुम्हारे बच्चों के लिए तुम खुद खरीद नहीं पाती होगी। मैम जी, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए किसी छोटे मासूम बच्चे के मुंह से निवाला नहीं छीन सकती हूँ। हाँ, बस अब तुम ज्यादा ड्रामा मत करो। मैं तुम गरीब लोगों को अच्छे से जानती हूँ, तुम ऐसे ही होते हो। चीज देखी नहीं कि उस पर अपनी नीयत रख देते हो। मैंने या मेरे बच्चे ने रौनक बाबा का एक भी निवाला भी नहीं खाया है। मैं सारा खाना रौनक बाबा को ही खिलाती हूँ। मैं अब जा रही हूँ और रौनक का अच्छे से ध्यान रखना। अवंतिका चंद्रकांता को बताकर ऑफिस चली गई। चंद्रकांता रौनक का पूरा ध्यान रखती है। ये बड़े लोग हम गरीब पर कभी विश्वास ही नहीं करेंगे, हमेशा हमें शक की नजरों से ही देखेंगे। मैं रौनक को अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। अपना खाना पीना भूलकर अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाती हूँ, लेकिन रौनक कमजोर होता जा रहा है। मैं इसके लिए क्या करूँ? चंद्रकांता ने रौनक को नहलाया, खिलाया और फिर उसके साथ खेलने लगी। ऐसे ही दिन बीत गया और शाम हो गई। अवंतिका ऑफिस से वापस आई, तब तक रौनक भी सो गया। चंद्रकांता ने उसके लिए चाय बनाई और अवंतिका फोन चलाने लगी। चंद्रकांता ने घर का सारा काम किया और अवंतिका और उसके परिवार के लिए खाना बनाया। फिर घर चली गई।
अवंतिका को घर में कोई काम नहीं था। अवंतिका का पति अवनीश भी ऑफिस से घर आ गया। दोनों ने मिलकर खाना खाया और बर्तन अगले दिन धोने के लिए रख दिए। तब तक रौनक भी उठ गया। हाँ, सुबह से परेशान हो गए थे, अब कुछ समय मिला है। हाँ, बचे हुए टाइम को एंजॉय करते हैं। हम बहुत दिन से बाहर नहीं गए हैं, आज आइसक्रीम खाने चल रहे हैं। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। मेरा भी आइसक्रीम खाने का बहुत मन है। पास में ही मेला लगा है, हमें मेले में चलना चाहिए। ये और भी अच्छा आइडिया है। चलो मेले में चलते हैं। अवनीश और अवंतिका अपने बेटे रोहन के साथ कार से मेले में चले गए। उन्होंने वहाँ खूब मजे किए, खूब खाया, घूमे और रौनक के लिए खिलौने खरीद कर वापस आ गया। चंद्रकांता अपने घर पहुँच गई। उसके बच्चे मोहन और महक उसका इंतजार कर रहे थे। महक और मोहन ने पहले से घर का कुछ काम करके रखा हुआ था। जब चंद्रकांता घर वापस आई, वो भी बहुत थकी हुई थी। फिर चंद्रकांता ने अपने बच्चों के लिए खाना बनाया और उन्हें बहुत प्यार से खाना खिलाया। अब तुम खाना खाकर सो जाओ, मैं कल से तुम्हें स्कूल भेज दूंगी। मास्टर जी से मेरी बात हो चुकी है। माँ, मैंने देखा था कि कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ मेले में गए थे। हमें भी मेले में लेकर चलिए, हमें मेले में जाना है। जब पैसा नहीं पास तब मेला लगे उदास। बेटा, हम गरीब लोग मेले में कैसे जा सकते हैं? माँ, आप हमेशा गरीबी का रोना रोती रहती हो। इतने भी गरीब नहीं है हम जितना आप दिखाती हो। मैं महीने के 5,000 कमाती हूँ, इसमें हमें 2 वक्त का खाना मिल जाए वही बहुत है। मैं फालतू की खर्च पूर्ति कैसे करूँ? सबकी मम्मी लेकर जाती है। मैं बेबस माँ हूँ, तुम मुझे मजबूर मत करो। मेरे पास तुम्हें खाना खिलाने के अलावा कुछ नहीं है। मोहन और महक अपनी माँ से ख्वाहिश करने लगे, लेकिन चंद्रकांता बहुत थकी हुई थी। वो सो गई। बच्चे बातें कर रहे थे, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला। माँ सो गई है। हाँ, शायद हम कभी मेले में नहीं जा पाएंगे। हाँ भाई, अब हम भी सो जाते हैं। हम कल मेले में चलेंगे। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। मेरे पास 5 रुपए है जो मैंने बचा कर रखे हुए थे। कल स्कूल से आने के बाद मेले में चलेंगे और माँ को पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं। 5 रुपए बहुत कम है, इसमें हम कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। हम ज्यादा कुछ नहीं खरीदेंगे, हम साथ में पूरा मेला घूम लेंगे और उसके बाद 5 रुपए से कुछ खरीद लेंगे। 5 रुपए में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन हम फिर भी पूरा मेला घूम सकते हैं। हाँ, चल ठीक है, अब सोते हैं, सुबह स्कूल भी जाना है। महक और मोहन भी सो गए। हर रोज की तरह चंद्रकांता आज भी सारा काम करके काम पर जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। माँ, हमें भी स्कूल के लिए तैयार कर दो। हाँ माँ, हम आज स्कूल जाने के लिए बहुत खुश है। माँ, आज हम कौन से कपड़े पहने? तुम्हारे पास 3 जोड़ी कपड़े हैं, उन्हीं को पहन लो। माँ, हम स्कूल में जा रहे हैं ना? तुम स्कूल जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं काम पर जाने के लिए लेट हो जाऊंगी। इसलिए तुम ही स्कूल चले जाओ। मैं तुम्हें 100 रुपए दे रही हूँ, अगर कहीं जरूरत पड़े तो दे देना। सरकारी स्कूल में जाकर मास्टर जी से बात कर लेना। चंद्रकांता ने अपने बच्चों को पैसे दिए और काम पर चली गई। जब चंद्रकांता अवंतिका के घर पहुंची तो वहाँ पहले से ही एक काम वाली बाई और बच्चे को संभालने वाली आया आ चुकी थी। मैडम जी अब आई है। वैसे भी आपको फुर्सत कहाँ है, आपको अपने बच्चों से ही समय नहीं मिलता है। मैम जी, आज गलती से लेट हो गई, कल से समय में आऊंगी। नहीं नहीं, अब कल से आने की तुम कष्ट मत करना। मैंने तुम्हारी परेशानी का हल निकाल दिया है। अब तुम आराम से अपने घर पर आराम फरमा सकती हो। मैम जी, मुझ पर ना सही कम से कम मेरे बच्चों पर दया कीजिए। मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? तुम रौनक का खाना चुराकर अपने बच्चों को खिलाती थी, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। ये इल्जाम मत लगाइए, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। आपको मुझे नौकरी से निकालना है, आप ऐसे भी निकाल सकती हो, लेकिन कोई इल्जाम मत लगाइए। तुम मुझे नौकरी से निकालने की परमिशन मत दो, क्योंकि ये काम मैं पहले ही कर चुकी हूँ। चंद्रकांता अपने घर लौट आई। उसने घर आकर देखा तो उसके बच्चे स्कूल जा चुके थे। मोहन और महक ने स्कूल में एडमिशन नहीं कराया, वो दोनों स्कूल के बाहर ही खेल रहे थे। भाई, हमने स्कूल में दाखिला नहीं कराया है और अब स्कूल भी बंद होने वाला है। मेरा मन कर रहा है कि हम स्कूल ना जाएं और इन 100 रुपए का अच्छे से मेला देख लेंगे। भैया, आइडिया अच्छा है, लेकिन एक बार स्कूल में चलकर देख लेते हैं, क्या पता वहाँ बिना पैसों के भी दाखिला हो जाए। मेरा भी स्कूल जाने का मन नहीं है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इसलिए आज मेला देख लेते हैं।
उसके बाद काम में माँ की मदद करेंगे। अब हम और ज्यादा दिन माँ पर बोझ बनकर नहीं रह सकते। माँ हमारे लिए बहुत मेहनत करती है। हाँ भैया, अब हम माँ की मदद करेंगे। ठीक है, जल्दी से मेले में चलते हैं। दोनों बहन भाई मेले में जाने के लिए निकल गए। मेले में खूब रौनक थी। वहाँ अलग अलग तरीके के अच्छे अच्छे खिलौने थे। महक और मोहन का भी जी ललच रहा था, लेकिन वो 100 रुपए खर्च नहीं कर पा रहे थे, जबकि वहाँ अमीर बच्चे 500 रुपए एक ही खिलौने पर हंसते हुए खर्च कर रहे थे। महक, तुझे कुछ चाहिए क्या? नहीं, मेरा भी कुछ लेने का मन नहीं है। 5 रुपए की आइसक्रीम खा लेते हैं। हाँ, बाकी बचे 100 रुपए माँ को वापस कर देंगे। हाँ भैया, माँ ने बहुत मेहनत की होगी, तब कहीं से 100 रुपए मिले होंगे। दोनों ने अपने 5 रुपए की आइसक्रीम ली और आपस में बांट कर खा ली। उसके बाद घर चले गए। जाकर चंद्रकांता को सारी बात बता दी। चंद्रकांता पहले से दुखी थी। अपने बच्चों को देखकर वो भावुक हो गई। मेरे बच्चों, तुम समय से पहले ही समझदार हो गए हो, अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे हो, लेकिन मैं माँ हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं भूल सकती। मैं कल खुद तुम्हारा एडमिशन कराऊंगी। अगले दिन चंद्रकांता ने अपने बच्चों का एडमिशन करा दिया और दूसरी जगह जॉब ज्वाइन कर ली।